बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है एनर्जी एंड पावर। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं और सर्किट थ्योरी के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब भी हम सर्किट को सॉल्व करते हैं हमें 3 पैरामीटर्स मालूम करने की ज़रूरत पेश आती है, जैसे वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम वी, आई या आर कहते हैं। तो अब तक ये सिर्फ 3 पैरामीटर्स थे जो अननोन होते थे सर्किट के अंदर, उसको हम सॉल्व करते थे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये 2 फिजिकल पैरामीटर हमारे और बढ़ गए हैं, विच इज नोन एज द एनर्जी एंड पावर, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा और जिसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी हम देखेंगे। फिजिकल पैरामीटर्स बेसिकली ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एनर्जी है, पावर है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सच बोलता है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना सच बोलता है। कोई अगर बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें झूठ बोलने की मिकदार कितनी है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर है, झूठ बोलना, सच बोलना। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं अपनी डिवाइसेस के जरिए, कैलकुलेशन के जरिए, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो एनर्जी और पावर इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि अच्छा भाई, हम तो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे थे, अब आखिर हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम नए पैरामीटर्स को पढ़ें। इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है इलस्ट्रेशन। उसमें हम कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से कि हमें जो है वो एनर्जी और पावर पढ़ने की ज़रूरत पेश क्यों आ गई। ये एक टेबल है, टेबल नंबर 1, ये है टेबल नंबर 2। और इस टेबल का जो साइज है वो दोनों टेबल का साइज जो है ना बराबर है। और मैं इसमें क्या काम करना चाहती हूँ, मैं इसमें टीवी रखना चाहती हूँ। टीवी जो है वो मेरा बॉक्स वाला टीवी है, बहुत हैवी वाला जो टीवी होता है वो है। अच्छा, अब दोनों साइज जो है दोनों के बराबर है, लेकिन एक मटेरियल जो है ना वो ग्लास है और एक मटेरियल वुड है। तो अब क्या होगा कि चूंकि ये ग्लास का मटेरियल है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वुडन मटेरियल की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होगी। और जब मैं टीवी इस ग्लास के टेबल के ऊपर रखूंगी तो ये टीवी जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो टेबल है ये नहीं टूटेगी, ये क्योंकि वुड की बनी हुई है, यहाँ पर टीवी रखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन दोनों का एक ही था, ये दोनों टीवी टेबल्स थी। लेकिन चूंकि इसकी स्ट्रेंथ कम थी, ये वाली टेबल ब्रेक हो जाएगी, ये वाली टेबल ब्रेक नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मेरे पास कोई स्पून है, एक प्लास्टिक का स्पून है, मेटल का स्पून है, दोनों के साइज बिल्कुल बराबर है एपरेंटली। जब मैं उसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, चूंकि हीटिंग कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो प्लास्टिक का स्पून है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेटल का स्पून जो है वो मेल्ट नहीं होगा, वो हीट को बर्दाश्त कर लेगा। चूंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ कम है। तो बेसिकली फंक्शन दोनों का एक ही है। स्पून दोनों पर्पस, दोनों तरह के जो मटेरियल्स हैं, एक प्लास्टिक का स्पून और एक मेटल का स्पून, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फंक्शन एक ही है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो कम है। अगर किसकी स्ट्रेंथ कम है, प्लास्टिक वाले की, मेटल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फंक्शन एक ही है लेकिन स्ट्रेंथ का फर्क है। यहाँ पे भी फंक्शन एक ही है, टीवी का हमें रखना है, लेकिन स्ट्रेंथ का फर्क है। तो हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें फंक्शन डिफाइन हो जाए चीजों का, हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए, उसको यूज करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, हम उस मटेरियल से, उस चीज से हम फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है ना, उसका काम ये होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो रेजिस्ट करे करंट को। ठीक है, करंट को फ्लो होने से रोके किसी भी जगह पर। मिसाल के तौर पे दो मेरे पास रेजिस्टर हैं, दोनों की सेम वैल्यू है, 1 किलो ओम, 1 किलो, सही। लेकिन अब ये डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, इसका और इसका मटेरियल सेम नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम ये सबसे पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है मैंने इधर।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस का फंक्शन जो है वो रेजिस्ट करना है, तो हमारे पास तो बहुत सारी तरह के रेजिस्टर्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक ऐसे पैरामीटर की जरूरत है जो कि हमें ये बताए कि इस रेजिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि हम उस हिसाब से उस रेजिस्टर को इस्तेमाल कर सकें। और उस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, उस पैरामीटर को हम स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, पावर रेटिंग ऑफ अ रेजिस्टर। सही। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये दो रेजिस्टर हैं, ये जो है ना दोनों की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 1 किलो ओम ही है। जितना ये सर्किट के अंदर करंट को लिमिट करेगा उतना ही ये भी लिमिट करेगा। दोनों का फंक्शन यानी सेम है, लेकिन एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है विच इज 1 वॉट और एक की स्ट्रेंथ कम है विच इज 1/8 वॉट। तो अब क्या होगा कि ये वाला सर्किट जब मैं यूज करूंगी, ये वाला रेजिस्टर इस सर्किट के अंदर, और ये वाला सेम रेजिस्टर मैं यूज करूंगी सर्किट के अंदर, तो ये वाला मटेरियल, ये वाला जो रेजिस्टर है ये जल जाएगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम थी, और ये वाला जो है वो नहीं जलेगा, बर्न नहीं होगा। ये हमारा सर्किट जो है वो सही से चलता रहेगा क्योंकि इसकी पावर रेजिस्टेंस जो पावर रेटिंग जो है वो इसकी ज्यादा है, या मैं दूसरे अल्फाज में कह सकती हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। अच्छा, अब ये बर्न आउट क्यों हो जाते हैं? जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो ये बर्न क्यों हो जाता है, जल क्यों जाता है? तो एक तो चीज हमें यहाँ पर पता चल गई, जो मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने लेक्चर के शुरू में आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम ये नए पैरामीटर्स क्यों पढ़ रहे हैं। ये नए पैरामीटर्स की जरूरत हमें इसीलिए पेश आई है कि रेजिस्टर्स जो होते हैं उनका फंक्शन तो बेसिकली करंट को रेजिस्ट करना ही होता है, लेकिन रेजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ का फर्क होता है। कोई जो है वो कमजोर सा होता है, हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बर्नआउट हो जाता है, और कोई जो है वो हीट को बर्दाश्त कर लेता है और बर्नआउट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि अच्छा भाई इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है और इसकी पावर रेटिंग कम है। तो बेसिकली हीट कहाँ से आ गई है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरे पास एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। हम सिंपल सर्किट के अंदर क्या करते हैं कि एक सप्लाई लगा देते हैं और एक रेजिस्टर लगा देते हैं। बेसिकली रेजिस्टर क्या चीज है, रेजिस्टर जो है वो एक लोड है, या कोई भी अप्लायंस हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये जो पावर सप्लाई है बेसिकली ये क्या चीज है, ये वोल्टेज सप्लाई है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बल्ब लगा हुआ है अगर सर्किट में, अगर ये रेजिस्टर एक बल्ब है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी। और जितनी ज्यादा बल्ब का ग्लो होगा उतना ज्यादा इसका मतलब है कि इस जगह पर करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा फ्लो हो रही है। जितना ज्यादा बल्ब लाइट एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी निकलेगी यहाँ पे, जितना ज्यादा रोशनी होगी, ब्राइटनेस होगी, उतनी ही ज्यादा ये बल्ब जो है ना वो क्या होगा, हीटअप होगा। जितना ज्यादा करंट इसमें से गुजरेगा उतना ज्यादा ये चीज हीटअप होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ना सिर्फ हमारी लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, साथ साथ ही हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो जितना ज्यादा वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है उतना ही वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होती है। ये अनवांटेड एनर्जी है जो हमारे पास खुद ब खुद आ जाती है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास किसी सर्किट के अंदर स्पीकर लगा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही हो, लेकिन स्पीकर भी थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको छूकर देखेंगे तो वो हीटअप हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा एम्पलीफाई करेगा वो साउंड को, एम्पलीफायर, उतना ज्यादा ये हीटअप होगा क्योंकि उसके अंदर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सर्किट के अंदर आपने लैपटॉप लगाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और लैपटॉप के अंदर तो 2-3 तरह की एनर्जीज मौजूद होती हैं। स्क्रीन में लाइट एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, और साउंड भी निकलती है लैपटॉप में से। तो बहरहाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 2-3 तरह की एनर्जी में, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद छुएंगे लैपटॉप आपका गर्म होगा, हीट एनर्जी भी आपके पास मौजूद होगी। या हम एक सर्किट ले लें जिसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हुआ है फैन में। फैन है, फैन चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली। थोड़ी देर के बाद फैन अगर चलता रहेगा, आप उसको टच करके देखेंगे तो वो हीटअप हो चुका होगा। तो ये जो फैन है ये मैकेनिकल एनर्जी तो हमें दे रहा है, साथ साथ हीट एनर्जी भी दे रहा है। तो अब ये जितने भी हम अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं इनमें हमारी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो तो हमें मिलती है, साथ साथ हीट एनर्जी भी
उसके अंदर रिलीज होती है, अप्लायंस हमारा गर्म हो जाता है, ये नेचुरल होता है, जहां से भी करंट फ्लो होगा वहां पर हमारे पास हीट एनर्जी भी मौजूद होगी। तो अब क्या होता है कि अच्छा बाज जगह हमें हीट एनर्जी चाहिए भी होती है, जरूरी नहीं है कि ये जो है हमारे लिए हमेशा ट्रबल का बाइस हो। मिसाल के तौर पे हम इस्त्री चला रहे हैं, गर्म करने के लिए हम कपड़ों को, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम बाज दफा हमारे लिए ये चीज बड़ी फायदेमंद भी होती है। तो हीटर्स के अंदर बहुत सारी जगहों पर हम इलेक्ट्रिक केटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हीट एनर्जी के अंदर। तो बाज दफा ये एनर्जी हमारे हमारे लिए बड़ी कारआमद भी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी, चूंकि आप सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहाँ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर हीट एनर्जी जरूर प्रोड्यूस होगी, और जिस जगह पर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहां पर हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्टीमेटली वो डिवाइस ही क्या हो जाए, वो जल जाए उसी हीट की वजह से। बाज़ दफा हमारे बल्ब बर्न हो जाते हैं ना, घर के अंदर फ्यूज लगे हुए होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, हमारी डिवाइसेस जो है वो जल जाती है, बर्न आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ज्यादा अगर करंट गुजर जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए, हमारा वोल्टेज 220 वोल्ट से ऊपर हो जाए, तो फिर क्या होता है, हमारी चीजों के अप्लायंसेस के जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा चूंकि वोल्टेज आ गया, ज्यादा करंट फ्लो हो गया, हमारी जो डिवाइस है वो इतनी ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो जल गई। तो बेसिकली अब हम उस हीट को मद्देनजर रखते हुए हमें स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ती है कि हर रजिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और उस स्ट्रेंथ को हम पावर रेटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो पावर रेटिंग बेसिकली यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ क्या चीज़ है। पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि हमने जो भी अप्लायंस लगाया हुआ है इस जगह पर कितनी तेजी से एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अगर ज्यादा तेजी से एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा ग्लो हो रहा है बल्ब, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो अल्टीमेटली जो भी एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाइट एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पावर का मतलब ये होता है कि पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड, किस तरह से बहुत तेजी के साथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आहिस्ता आहिस्ता यूज कर रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं पर सेकेंड, और इसका यूनिट होता है एनर्जी का जूल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसको हम क्या कहते हैं, वॉट। अच्छा, एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी, हम कह रहे होते हैं ना कि एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता भाई, मैं, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं हो रही है, मैं ये चीज उठा के इधर नहीं रख सकता हूँ। तो एनर्जी की बेसिक जनरल डेफिनेशन क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन है कि काम करने की सलाहियत। तो यहाँ पर ये जो बल्ब लगा हुआ है ये काम कर रहा है ना, काम क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और वो बदले में लाइट एनर्जी जो है वो हमें दे रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कितनी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी पर सेकेंड एब्जॉर्बेंस उसकी कितनी है, वो क्या कहलाएगी, पावर। ठीक है, तो इसकी इसकी ताकत, इसकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हो गई पावर की, कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी की डेफिनेशन हम लोगों को पता है। एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स और इसका सिंबल होता है डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन या एनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू से हम इसको कहते हैं। और पावर का यूनिट होता है वॉट और सिंबल इसका होता है पी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो जूल्स और वॉट हैं ये तो यूनिट्स हैं ही हैं एनर्जी और पावर के, उसके अलावा भी यूनिट्स हैं। मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे रेजिस्टर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, उनकी जो पावर रेटिंग्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जैसे मिली वॉट हो गया, पिको वॉट, माइक्रो वॉट एटसेट्रा। और जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि उनमें हमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, जैसे मेगा वॉट, किलो वॉट एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा पावर का एक यूनिट और होता है वॉट के अलावा, ये तो वॉट ही हो गए ना, ये सब वॉट हो गए, मिली हो चाहे मेगा हो, है तो वॉट ही ना। ठीक है, एक यूनिट हो गया पावर का वॉट, और दूसरा यूनिट जो है ना पावर का होता है हॉर्स पावर, जिसको हम कहते हैं। और वो हॉर्स पावर जो है वो बराबर होता है 746 वॉट के। ये घरों में जो अमूमन आपने देखा होगा, जो सक्शन वाटर पंप होता है,
ठीक है, उसको या मशीन ऊपर चलाने, पानी चढ़ाने की जो मशीन होती है घरों में, वो हॉर्स पावर की होती है, हाफ हॉर्स पावर, फुल हॉर्स पावर, यानी कि 1 हॉर्स पावर की। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट की। तो हॉर्स पावर इज दी अनदर यूनिट। वॉट एंड हॉर्स पावर 2 यूनिट होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं जूल्स में भी लिख सकती हूँ, और इस एनर्जी का यूनिट एक और होता है विच इज नोन एज दी वॉट आवर। कैसे? मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से देखूं अगर, तो ये एनर्जी है ना, एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एनर्जी बराबर हो गई पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर मैंने पावर को किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया और टाइम मैंने सेकंड में नहीं रखा, आवर में रखा, तो ये जो एनर्जी है मेरी किलो वॉट आवर में आ जाएगी। और ये एनर्जी का यूनिट जो है ये बड़ा यूनिट है, किलो में चला गया ना ये, ठीक है। और हम टाइम के हिसाब से भी घंटों के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये बड़ा यूनिट है एनर्जी का, छोटा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे डिटरमाइन किलो वॉट आवर्स इफ 1400 वॉट्स फॉर 1 आवर और कंज्यूम। किसी जगह किसी अप्लायंस में हमसे कह रहे हैं कि किलो वॉट आवर्स निकालें, तो बेसिकली वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप एनर्जी निकालें, और आपको पावर गिवन है 1400 वॉट्स और टाइम भी आपको गिवन है 1 आवर। तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहे हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। 1400 वॉट है फॉर 1 आवर। ये जो है ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.3। इसमें हमसे एनर्जी पूछी हुई है। एनर्जी को W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर काट के और W भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या एनर्जी को E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी E। Q को बेसिकली हम हीट एनर्जी कहते हैं विच इज नॉट यूज्ड हियर, ठीक है। W या E जो है ना वो ज्यादा सही रहेगा, E मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो अगर 1400 वॉट है 1 घंटे के लिए, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी का फॉर्मूला है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैंने 1400 को 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1400 ही आ गया। लेकिन ये 1400 वॉट था। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको किलो में कन्वर्ट करना है। तो किलो से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो बेसिकली ये क्या चीज बन गई? 1.4। तो ये 1.4 किलो वॉट आवर मेरे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके पास वॉट्स गिवन है, ये टाइम गिवन है, और इसको आपने किलो वॉट में कन्वर्ट करके लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। और ये 2 आवर्स हैं, तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। और 5000 जो है डिवाइडेड बाय 1000 जो है सिर्फ 5 बचेगा। अगर आप इसी कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ये थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 100,000 वॉट्स गिवन है फॉर 5 आवर्स। तो ये 500 किलो वॉट आवर्स के बराबर होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके किलो में कन्वर्ट करके इसी तरह से आ जाएगी। अच्छा, एक तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पावर? एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, ये वॉट्स लॉ कहलाती है पावर कैलकुलेट करने के लिए। और वो फॉर्मूले क्या है? पावर बराबर होती है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। अगर इस वोल्टेज की जगह ओम्स लॉ के तहत मैं आई आर लगा दूं, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। यानी कि मेरे पास पहला वाला फॉर्मूला था V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला ये वाला बन गया। अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट करने के बजाय I की वैल्यू पुट कर दूं, V एज इट इज रहने दूं और I की वैल्यू पुट कर दूं V अपॉन R, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली 4 फॉर्मूले मैंने पावर के पढ़ लिए, जो कि हमें वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपनी सर्किट थ्योरी के अंदर। एक पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, और बाकी ये 3 फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले वॉट्स फॉर्मूले कहलाते हैं। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? किसी जगह वोल्टेज और करंट गिवन होता है तो हम पावर इससे निकाल लेते हैं। किसी जगह करंट और रेजिस्टेंस गिवन होती है तो पावर इससे निकाल लेते हैं। और किसी जगह वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो पावर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है, एक सिंपल सर्किट है। इस सर्किट के अंदर आपसे पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है कि आप बताएं कि इस सर्किट के अंदर कितनी पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट है, तो फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करते हुए मैंने पावर में निकाल दी कि पावर ये वाला जो रेजिस्टर है इतनी इस्तेमाल कर रहा है।
दूसरे सर्किट में मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू गिवन है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी, फॉर्मूला नंबर 2, और मैं यहाँ पे पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। इसी तरह सर्किट सी के अंदर मेरे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो मैं ये थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगी और इसके जरिए मैं पावर की कैलकुलेशन कर लूंगी। तो तीनों की तीनों फॉर्मूले पावर इस डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये वॉट्स फॉर्मूले कहलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा कि आपको क्या चीज गिवन है, आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टर्स की जो पावर रेटिंग है, इसकी डेफिनेशन हम दोबारा से देख लेते हैं कि बेसिकली पावर रेटिंग रेजिस्टेंस की होती क्या है। The limit to the amount of heat that a resistor can give off is specified by its power rating. ठीक है, पावर रेटिंग क्या चीज है कि वो कितनी हीट जो है ना वो गिव ऑफ करे और वो बर्न ना हो। सही है, कितनी जो है ना वो एनर्जी को यूज करता रहे और वो हीट में कन्वर्ट कर दे और वो बर्न ना हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी रेजिस्टर सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें वहां पर उसकी पावर रेटिंग ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट अ रेजिस्टर बेस्ड ऑन द पावर कंसिडरेशन। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपने रेजिस्टर को ये कह दिया कि अच्छा भाई हमें तो यहाँ पर इतना करंट चाहिए था तो हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा दिया, डेट से नहीं भाई। 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाने से आपका करंट जो है वो सर्किट के अंदर नजर तो आ रहा है कि बहरहाल आपका करंट ठीक होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उस रेजिस्टर के अंदर वो सर्किट को ऑन करेंगे तो वो रेजिस्टर बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतना करंट जो है ना बर्दाश्त कर सके, खुद ही वो अपना इतना करंट बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये जो है ना पावर रेटिंग कहलाती है, यानी स्ट्रेंथ कहलाती है, कितनी हीट को वो बर्दाश्त कर सके रेजिस्टर। अच्छा, पावर रेटिंग जो है ना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, एक और डेफिनेशन है कि मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या चीज होती है? पावर रेटिंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट अ रेजिस्टर कैन डिसिपेट विदाउट बीइंग डैमेज्ड बाय एक्सेसिव हीट। सही। अच्छा, ये जो पावर रेटिंग है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? साइज, यानी कि अगर कोई रेजिस्टर है 1 किलो ओम का, उसका साइज छोटा है, और यही एक रेजिस्टर है 1 किलो ओम का, उसका साइज बड़ा है, तो फिर क्या होगा? जिसका साइज बड़ा हुआ है उसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है उसकी पावर रेटिंग कम होगी, बेशक दोनों की वैल्यूज, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम। तो ये जो पावर रेटिंग है ये साइज पे, शेप पे और डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो ओम है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये बहुत कम रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी पावर रेटिंग दोनों की क्या है? बराबर। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग डिपेंड करती है कि उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल्स भी करते हैं, आगे चल के हमें और चीज ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब तक हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सर्किट डिजाइन कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि हम सर्किट डिजाइन करके हम कह देते हैं कि अच्छा भाई ये सर्किट के अंदर इतने वैल्यू का रेजिस्टर लगेगा और इतना हमें करंट मिल जाए। लेकिन जब करंट प्रैक्टिकली फ्लो होना शुरू होता है तो वो रेजिस्टर बर्न हो जाता है। तो हमें ना सिर्फ ये कि उस रेजिस्टर की वैल्यू चेक करनी होती है, हमें उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी होती है कि क्या ये जितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, क्या इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो इस करंट को बियर कर सकेगा। तो प्रैक्टिकली हमेशा हमें पावर रेटिंग निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब पावर रेटिंग किस तरह का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर जो रेजिस्टर्स होते हैं हम स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स के बने होते हैं। 1 वॉट, 1/8 वॉट, 1/8 वॉट होता है 0.25 वॉट। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करके निकालूँ। 1/4 वॉट और हाफ वॉट, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। उसके अलावा और भी बड़े रेजिस्टर्स भी होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स हैं जिनकी पावर रेटिंग और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अमूमन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो रेजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं उनकी ये 4-5 स्टैंडर्ड वैल्यूज के ही रेजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो अब क्या होता है कि हम जो है ना वो पहले कोई अपना सर्किट डिजाइन करते हैं, और उस सर्किट का डिजाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसकी पावर रेटिंग जो है ना वो हमेशा हमारे सर्किट के पैरामीटर्स के लिहाज से जो पावर निकल रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है इसकी एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना वो कैलकुलेशन की
और उस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरी जो पावर रेटिंग है, मेरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज है या जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसके हिसाब से 2 मिलीवॉट पावर होनी चाहिए। तो 2 मिलीवॉट का मतलब होता है 0.002, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा 0.002 वॉट। 2 मिलीवॉट का मतलब होता है 0.002 वॉट। तो अब और रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम, लेट सपोज। तो 1 ओम का रेजिस्टर मेरे पास अवेलेबल होगा इस वोल्टेज में, इस वोल्टेज में, इस वोल्टेज में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना। तो ये स्टैंडर्ड में अब मैं इन चारों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये चारों वैल्यूज ग्रेटर है 0.002 से। ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी जो डिसिपेट होनी है, जो मैंने सर्किट डिजाइन किया है, वो इतनी डिसिपेट होनी है, जबकि मेरे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मैं इनमें से कोई भी रेजिस्टर अगर यूज कर लूंगी इन रेटिंग्स का, तो मेरा रेजिस्टर नहीं जलेगा। अगर किसी जगह मेरी रिक्वायरमेंट है कि 0.16 वॉट जो है वो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, तो इतनी पावर मेरी डिसिपेट होगी, तो मैं कौन सा वाला कंपोनेंट यूज करूंगी, कौन सा वाला रेजिस्टर यूज करूंगी, ये 3 यूज कर लूंगी। लेकिन मैं अब ये वाला यूज नहीं कर सकती 0.125, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 0.125 जो है इसकी पावर रेटिंग कम हो गई है, मेरे सर्किट के अंदर ज्यादा करंट है, ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से मेरी जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो 0.16 होगी, और ये फिर बियर नहीं कर सकती। तो क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पावर रेटिंग जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए मैक्सिमम पावर डेट विल हैव टू हैंडल। हमारी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से ये जो रेजिस्टर्स हम यूज करते हैं उसकी पावर रेटिंग जो है वो क्या हो, ज्यादा हो। अभी किसी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर आपको 3 सर्किट गिवन है। ये एग्जांपल है 4.7 पेज नंबर 108 पे। इसमें ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। तो आप ये बताइए कि ये 9 वोल्ट यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में कह रहे हैं 9 वोल्ट गिवन है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 100 ओम है और ये 1/4 वॉट का है। 1/4 वॉट का क्या मतलब है? 0.25 वॉट। तो कह रहे हैं सही लगाया है कि नहीं लगाया है? यहाँ पर वैल्यू तो 100 ओम्स की चाहिए थी, करंट भी हमें रिक्वायर्ड मिल गया, वोल्टेज भी हमने अपनी तरफ से सही लगा दिया, लेकिन बस इनको 1/4 वॉट के ऊपर ट्रस्ट नहीं। तो अब हम करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में हमें वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेंगे 0.81 वॉट। 0.81 वॉट का मतलब ये है कि हमारे सर्किट में जितना करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस है, इतनी हीट डिसिपेट होगी पर सेकेंड। तो ये इसके अंदर कितनी सलाहियत है हीट बर्दाश्त करने की? 0.25, सिर्फ इतनी सलाहियत है। इसका मतलब है कि ये तो स्टेबल नहीं। यहाँ पर हमें तकरीबन 0.81 है ना, तो हमें तकरीबन 1 वॉट का 100 ओम का रेजिस्टर जो है ना इस्तेमाल करना होगा। ये वाला नहीं चलेगा, ये बर्न हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि ये बर्न हो जाएगा रेजिस्टर, ये नहीं चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हमें 24 वोल्ट्स गिवन है, रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम्स है, वोल्टेज हाफ दिया हुआ है। हाफ वोल्ट का मतलब होता है 0.5 वोल्ट। अब हमें बताना है कि ये यहाँ पर हाफ वोल्ट सही लगा हुआ है कि नहीं लगा। यहाँ से हम पावर कैलकुलेट करेंगे। 0.384 इज लेस देन 0.5, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, एनर्जी हमारे सर्किट में कम फ्लो हो रही है पर सेकेंड, तो ये चल जाएगा। नंबर 2 स्टेबल रहेगा। नंबर 3 के अंदर क्या हो रहा है? नंबर 3 के अंदर 5 वोल्ट्स है, 10 ओम का रेजिस्टर है, 1 वॉट का है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2.5 वॉट आ रहा है हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब है कि 2.5 जूल्स पर सेकेंड डिसिपेट होगी एनर्जी, जबकि इसके अंदर कितनी सलाहियत है बर्दाश्त करने की? सिर्फ 1 वॉट। इसका मतलब है ये भी जल जाएगा। यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई कि जब हम प्रैक्टिकली सर्किट डिजाइन करते हैं तो सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि सर्किट में इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए ताकि इतना करंट फ्लो हो। जितनी भी करंट की वैल्यू हमारे पास सर्किट में फ्लो हो रही है, जितना भी वोल्टेज हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डिसिपेट होगी रेजिस्टर के अक्रॉस, और हमें वो चेक करना पड़ेगा
कि वो रेजिस्टर जो है वो उसको बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली हमेशा हम पावर रेटिंग जो है ना वो चेक करके लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये कोई भी सर्किट डिजाइन किया और अगर मैंने उसकी पावर रेटिंग चेक नहीं की, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर दी और मैंने कहा अरे भाई वोल्टेज इतना है, करंट इतना फ्लो होना चाहिए। अब करंट फ्लो हुआ तो ये बर्न हो गया, ये बर्न हो गया। अब क्या करें, कैसे बर्न हो गया? अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्या गड़बड़ हो गई। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए जितने भी रेजिस्टर्स आप लगा रहे हैं, सबसे पहले उस सर्किट के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करें, हर कंपोनेंट की पावर रेटिंग को चेक करें और फिर उसके हिसाब से जो है ना आप उसके अंदर अपना रिक्वायर्ड जो है पावर रेटिंग का कंपोनेंट लगाएं। अच्छा, ये जो है रेजिस्टर्स की हम अपने जो सिंपल से जैसे हमारे सर्किट है इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बैटरी और रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स की भी स्ट्रेंथ होती है और बैटरीज की भी होती है। बैटरीज की स्ट्रेंथ जो होती है उनकी लाइफ होती है। ठीक है, तो बैटरीज की भी रेटिंग होती है। मिसाल के तौर पे बैटरी की रेटिंग को जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी, कितनी कैपेसिटी है इसकी, इज मेजर्ड इन एम्पेयर आवर्स। ठीक है, बैटरी की ताकत को, बैटरी की स्ट्रेंथ को, कितना करंट इसके टोटल करंट ये दे सकती है आपको कितने टाइम तक, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है, एम्पेयर आवर्स। तो बैटरी की जो स्ट्रेंथ है, बैटरी की जो रेटिंग है वो एम्पेयर आवर्स में गिवन होती है। मिसाल के तौर पे एक बैटरी है वो आपको उसकी पावर रेटिंग लिखी हुई है पीछे के 1 एम्पेयर आवर। उसका मतलब ये है कि ये 1 एम्पेयर अगर आप 1 घंटे तक उस बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पंखा चला रही हूँ, पंखे में जो है ना 1 एम्पेयर करंट यूज होता है और मैं 1 घंटे तक मैं यूज करती जा रही हूँ उसको। 1 घंटे के बाद वो बैटरी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 घंटे तक वो चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइफ या इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 1 घंटे तक वो रन हो सकती है। 1 एम्पेयर आवर होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं भाई 1 एम्पेयर लू ही ना, मैं जो है वो 0.5 यानी आधा एम्पेयर ले लूँ, तो फिर वो 1 आवर नहीं चलेगी बल्कि वो 2 आवर्स तक चल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 आवर के बजाय 1 एम्पेयर के बजाय मैं 2 एम्पेयर्स ले लूँ, तो फिर वो आधे घंटे चलेगी। ठीक है, तो बस कहने का मकसद ये है कि अगर 1 into 1 एम्पेयर आवर है ना, 1 into 1, अगर वो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, 1.0 यानी 1 के बराबर है, तो ये 0.5 into 2 भी 1 के बराबर होना चाहिए, 2 into हाफ भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है ना फॉर्मूला है एम्पेयर आवर यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, जिससे हम बैटरी की कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई सर्किट बनाया, आप एक बल्ब चला रहे हैं, आपने उसमें जो है ना बैटरी जैसे ये बल्ब है ये फॉर एग्जांपल, आपने उसको ऑन कर दिया और ऑन करके आपने छोड़ दिया। तो 6 घंटे के बाद पहले तो बल्ब ऑन रहेगा, 6 घंटे के बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो आप कहेंगे अरे भाई ऑफ क्यों हो गया? ऑफ इसलिए हो गया कि बैटरी की लाइफ होती है ना, एक उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत होती है। ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट टाइम तक वो बैटरी जो है वो रन करती रहेगी। तो ये जो बैटरीज होती है इनकी भी स्ट्रेंथ होती है, जिनको हम एम्पेयर्स आवर के अंदर मेजर करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बैटरी है, वो 70 एम्पेयर आवर्स है, यानी कि अगर 1 घंटे तक वो आपको 70 एम्पेयर्स जो है वो दे सकती है। आप उसमें बहुत सारी चीजें चला सकती हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है बैटरी की। 70 एम्पेयर इज टू मच 1 घंटे तक। लेकिन अभी कह रहे हैं कि भाई हमें तो 70 एम्पेयर्स चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ 3.5 एम्पेयर्स चाहिए। तो वो कितने घंटे तक वो चलेगी? तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 70 एम्पेयर आवर, यानी कि टोटल जो है वो 70 होना चाहिए। तो एक्स हमें टाइम कितने घंटे तक चलेगी वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। 70 डिवाइडेड बाय 3.5, इसका मतलब है वो 20 घंटे तक चलेगी एक बैटरी जिसकी रेटिंग 70 एम्पेयर आवर है। उसको आपने चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद आप उसके अंदर 1 घंटे में सिर्फ 3.5 एम्पेयर यूज कर रहे हैं, तो फिर वो 20 घंटे तक रन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज दी रेटिंग ऑफ बैटरी। बैटरी की रेटिंग जो है वो हम एम्पेयर आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टर की जो रेटिंग होती है वो हम पावर रेटिंग कहते हैं उसको, वॉट्स के अंदर जो है हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ऑफ कर रही हूँ।
ठीक है, अल्लाह हाफिज।